बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। यू ऑल आर वाचिंग साइको इन्फॉर्मेटिव। वैसे मैंने पहले वीडियो बनाई थी केस रिपोर्ट राइटिंग के ऊपर और हाउ टू स्ट्रक्चर केस रिपोर्ट। आज मैं आपको बताऊंगी कि हिस्ट्री किस तरह से ली जाती है या हम क्लाइंट से किस तरह से हिस्ट्री ले सकते हैं किसी भी इंटर्नशिप में या फिर आप किसी भी क्लिनिकल सेटिंग में उससे किस तरह से अपनी जो वो मालूमात आप इकट्ठी करना चाहते हैं एक रिपोर्ट बनाने के लिए वो आप किस तरह से लेंगे। ठीक है, स्क्रीन पर आपको ये एक परफॉर्मा शो हो रहा होगा, इसमें मैं आपको बताती जाऊँगी इसकी एक एक हेडिंग के यहाँ पर क्या क्या लिखना है और आप किस तरह लिखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे ही आपके पास कोई भी क्लाइंट आता है या कोई भी आप जिसकी भी हिस्ट्री लेने जा रहे हैं, सबसे पहली बात आपने उसका नाम पूछना है। उसका नाम पूछकर आपने अपना नाम बताना है, ठीक है उसको, और अपने बारे में बताना है। थोड़ा सा अपने बारे में आप क्या बताएंगे, सिर्फ यही कि भाई आप साइकोलॉजिस्ट हैं और आप उसकी मतलब आप उसकी हेल्प करेंगे, ठीक है, इस तरह से। और उसके नेम के इनिशियल्स आपने लिखने हैं, यानी कि अगर उसका नाम है सिद्रा अली तो आपने SA लिखना है। इसके अलावा आपने कोई भी उसका पूरा नाम नहीं लिखना क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियलिटी में रखा जाता है। उसके बाद जी उसका जेंडर लिखना है, फिर डेट ऑफ बर्थ उससे पूछें, उसकी एज पूछें, मैरिटल स्टेटस, उसके बाद उसका एड्रेस, फिर उसके ये फ़ोन नंबर, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, फादर नेम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद फादर नेम, उसके बाद उनकी एज, उनका एजुकेशन और उनकी ऑक्यूपेशन। इसी तरह मदर अगर मैरिड है तो स्पाउस की भी लिखनी है और सबलिंग में भी देखना है कि नंबर ऑफ़ सिस्टर कितने हैं और नंबर ऑफ़ ब्रदर कितने हैं, ठीक है जी। तो ये सारा लिखना होता है। उसके बाद अगर शादीशुदा हैं तो बच्चे कितने हैं, फिर उनका भी लिखना है, ठीक है। फिर फैमिली स्ट्रक्चर कैसा है, फैमिली स्ट्रक्चर में उन्होंने लिखा हुआ है न्यूक्लियर और जॉइंट। फैमिली स्ट्रक्चर में आपने देखना है कि वो जॉइंट फैमिली में रहते हैं, यानी कि एक से ज़्यादा ख़ानदान एक साथ रहते हैं, या फिर न्यूक्लियर फैमिली होती है जो सिर्फ एक सिंगल मतलब कपल होता है और उनके बच्चे होते हैं, ठीक है। सो ये भी आपने नोट करना है, ठीक है। उसके बाद है हेड ऑफ़ द फैमिली के कौन है, यानी कि कौन उनको ज़्यादा कमांड करते हैं, डोमिनेंट पर्सनैलिटी जो है उनके घर में वो कौन है। इसके अलावा अर्निंग मेंबर कौन है, यानी कि कमाता कौन है। इसके अलावा ये इनकम ग्रुप ये रहने दें, ना भी लिखें कोई फ़ायदा मसला नहीं है। हेरिटेज भी ना लिखें कोई मसला नहीं है। लैंग्वेज लिखें। उसके बाद उसकी अपीयरेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपीयरेंस आपने तब से नोट करना शुरू करनी है जैसे ही क्लाइंट जो है वो एंटर होता है कमरे में या आपके सामने बैठा हो, तो आपने फ़ौरन से उसकी जो है ना अपीयरेंस पे बहुत ज़्यादा गौर करना है, ठीक है। उसकी अपीयरेंस पे भी साथ साथ लिखते जाएँ। उसके बाद इन्फॉर्मेंट नेम, कुछ दफ़ा ऐसे होता है कि क्लाइंट जो होता है उसके साथ कोई आता है तो उसकी भी उस जो वो बातें जो लिख कहेगा या वो उसका नाम, उसका जो सब कुछ है वो भी आपने लिखना होता है। बाज़ दफ़ा क्लाइंट खुद ही बताता है और खुद ही स्टार्ट करता है, लेकिन इन्फॉर्मेंट वो होता है जो क्लाइंट के साथ आता है, ठीक है। अब वो कोई भी हो सकता है, या तो मदर हो सकती हैं या कोई भी, ठीक है। उसके बाद आपने रिलेशनशिप लिखना है उसी इन्फॉर्मेंट के साथ क्लाइंट का। फिर उसके बाद इन्फॉर्मेंट एड्रेस और रेफ़र बाय। रेफ़र का मतलब रेफ़रल जो होता है, सोर्स ऑफ रेफ़रल, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किस बंदे ने इस बंदे को रेफ़र किया है साइकोलॉजिस्ट के पास जाने के लिए, ये भी मेंशन करना होता है हमने रिपोर्ट में। ये हो गया जी, ये जो सारा सेक्शन मैंने आपको पहले बताया ये है जी आइडेंटिफाइंग इन्फॉर्मेशन, यानी कि हम किस तरह से किसी भी क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपने इसको फिल करनी है, ठीक है। अब ये फिल कैसे करना है कि जैसे जैसे वो बताते जाएंगे आपने उसको लिखते जाना है इसके अंदर, ठीक है। लिख आप किसी भी तरह सकते हैं, जैसे भी आपको कन्वीनियंट हो आप उसके अंदर लिखते जाएं। उसके बाद जी प्रेजेंटिंग प्रॉब्लम में आपने उससे पूछना है कि जी बताएं आपको क्या महसूस होता है, ठीक है। उसके बाद ये नहीं कहना कि जी आपको क्या मसला है, ये क्या तकलीफ़ है, आप उसको ये कहेंगे आपको क्या महसूस होता है। तो प्रेजेंटिंग प्रॉब्लम में वो आपको बताता जाएगा कि भूख नहीं लगती, नींद नहीं आती, दिल उदास रहता है, इस तरह की बातें, ये सारा कुछ वो लिख के बताएगा। तो वो एज़ इट इज़ लिखनी है, जैसे वर्बैटम वो यूज़ करेगा आपने वैसे ही लिखना है। लैंग्वेज जो भी हो उसी लैंग्वेज में आपने लिखना होता है, ठीक है। पाकिस्तान में वैसे कॉमनली वो आपको बताएंगे उर्दू में या फिर पंजाबी में, ठीक है। तो उन दोनों में आप लिखें इसको यहाँ पर। उसके बाद आपने क्या करना होता है कि ये वाला पोर्शन छोड़ दें, ये जो असेस्ड बाय और ये सारा कुछ इसको रहने दें, इसकी ज़रूरत नहीं होती। डिटर्मिनेशन ये वाला पोर्शन रहने के पहले सबसे पहले प्रेजेंटिंग कंप्लेन को, प्रेजेंटिंग प्रॉब्लम को करें, ठीक है। और अगर प्रेजेंटिंग प्रॉब्लम जो है वो क्लाइंट के अलावा आपको कोई बता रहा है, यानी उसके साथ जो आया है वो बता रहा है, तो आपने 2 दफ़ा प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स लिखनी है, एक दफ़ा बाय द क्लाइंट और एक दफ़ा बाय द इन्फॉर्मेंट। तो दोनों को अलग अलग सेक्शन बनाकर लिखना है, लेकिन ये वाला नीचे वाला सेक्शन छोड़ दें। अदर इन्फॉर्मेशन में आप जो है अदर वो जो है ना प्रेजेंटिंग कंप्लेन ऑफ इन्फॉर्म बाय इन्फॉर्मेंट भी लिख सकते हैं।
ठीक है जी, ये था हो गया हमारे पास प्रेज़ेंटिंग कंप्लेन यानी कि सिम्प्टोमोलॉजी, उसके साइन एंड सिम्पटम यहाँ पर आ गए। उसके बाद आपने लेनी होती है क्लाइंट की हिस्ट्री। क्लाइंट की हिस्ट्री जो होती है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी केस रिपोर्ट का और आपके केस स्ट्रक्चर का। सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ द कंप्लेंट यानी कि बात शुरू कहाँ से हुई। इसमें बेसिकली कुछ ट्रिगर्स होते हैं जिनको आपने आइडेंटिफ़ाई करना होता है। वो आपको स्टोरी टाइप सुनाता है कि ये तब से शुरू हुआ, ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था, इस तरह। अब देखें प्रेजेंटिंग कंप्लेंट में उस सबसे पहली बात ये है कि हिस्ट्री ऑफ द कंप्लाइंट हिस्ट्री ऑफ द कंप्लेंट्स यानी कि कंप्लेंट्स की जो हिस्ट्री है उसमें आपने ड्यूरेशन ऑफ द प्रेजेंट प्रॉब्लम यानी कि प्रेजेंट प्रॉब्लम की ड्यूरेशन क्या है। उसके बाद चेंज इन नेचर, कोई भी मसला आया है नेचर के अंदर, इंटेंसिटी एंड फ्रिक्वेंसी, प्रॉब्लम ओवर टाइम, ओवर पास्ट, प्रॉब्लम ऑफ साइकोलॉजिक नेचर और नो अटैक्स, नंबर ऑफ अटैक्स, यानी कि ये सारा कुछ इसमें लिखना होता है। जो उसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेन से रिलेटेड प्रॉब्लम की हिस्ट्री है वो आपने इसमें पुट करनी होती है। ठीक है जी। उसके बाद आपने उसकी पायरारा साइकाइट्री हिस्ट्री देखनी होती है यानी कि उसकी डिटेल और ट्रीटमेंट, अगर वो किसी किस्म की बीमारी में पहले से ही मुब्तला है, ये ड्रग्स ले रहा है, ये किसी भी किस्म की साइकोलॉजिकल इश्यूज़ को पहले से ही है, तो उसकी हिस्ट्री भी यहाँ पर लिखनी, मेंशन करनी ज़रूरी होती है। ठीक है जी। फिर उसकी मेडिकल हिस्ट्री यानी कि उसके कोई भी फिजिकल टेस्ट हुए हैं या फिजिकल आपने चेक किया है, चेकअप, फिजिकल चेकअप आप सिर्फ क्या कर सकते हैं कि आप उसकी पल्स और उसका बीपी चेक कर सकते हैं, इसके अलावा आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो उसमें आपने बताना है, या फिर अगर आपको किसी डॉक्टर ने रेफ़र किया है यानी कि अगर किसी फिजिशियन ने या किसी दूसरे डॉक्टर ने, एमबीबीएस डॉक्टर ने उसको आपके पास रेफ़र किया है, तो वो भी आप लिखेंगे कि ये इस रिपोर्ट के ऊपर या इस रीज़न के बेस पर लिखा है, तो वो मेडिकल हिस्ट्री में आएगा। ठीक है जी। अब मेडिकल हिस्ट्री में आपने उसका फिजिकल एग्जामिनेशन सारा लिखना है, उसकी जो भी सीरियस इलनेस है या डिसेबिलिटी है, कोई सर्जरी हुई है या ईटिंग स्लीपिंग हैबिट्स हैं, जो भी हैं वो आपने यहाँ पर लिखनी होती हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ ऐसे ड्रग्स दिए जाते हैं या कुछ ऐसी दवाइयाँ दी जाती हैं जिनकी वजह से जो हमारी भूख और जो नींद है वो डिस्टर्ब होती है। सो उसकी वजह से भी साइकोलॉजिस्ट से कंसर्न करना पड़ता है, तो वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद जी फैमिली हिस्ट्री में आपने क्या करना होता है कि लिखना होता है कि फैमिली में मतलब उसकी बर्थ किस तरह से हुई है बच्चे की, और उसके बाद उनकी कोई भी जो भी उनकी मैरिजेस थी, मतलब जो भी उनके साथ रिलेशनशिप है उस बच्चे के साथ या उस क्लाइंट के साथ, वो सारे किस तरह से हैं। ठीक है। उसके बाद कोई सीरियस इलनेस तो नहीं है या कोई लव्ड वन या कोई ऐसा जो जिसके साथ वो अटैच था उसकी डेथ तो नहीं हो गई। इसके अलावा जॉब अर्निंग्स, कौन कौन जॉब करता है, रिलेशनशिप आपस में कैसा है, उनकी कम्युनिकेशन कैसी है, ये सारा कुछ आता है फैमिली हिस्ट्री में। ठीक है जी। फिर आपने बच्चे के लिए उसी क्लाइंट की लिखनी है स्कूल हिस्ट्री। स्कूल हिस्ट्री में आप उससे पूछेंगे जी आपका स्कूल किस तरह का था, मतलब हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो बचपन से शुरू होती हैं, सो आपने स्कूल हिस्ट्री को भी लिखना होता है। स्कूल हिस्ट्री में आप उससे उसका रिलेशनशिप पूछेंगे उसके दोस्तों के साथ। ठीक है। उसके अलावा उसकी लर्निंग पावर्स क्या थी, वो किस तरह से पढ़ता था, उसके ग्रेड्स क्या आते थे, या उसका जो था रिलेशनशिप अपने पीयर और टीचर्स के साथ, फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में वो परफॉर्म करते थे कि नहीं, तो वो सारा कुछ आप लिखेंगे स्कूल हिस्ट्री में। ठीक है। फिर उसके बाद अगर वो बंदा जॉबियन है या जॉब करता है, ऑक्यूपेशन है उसके पास, तो वो भी लिखनी ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ ऐसे प्रॉब्लम होते हैं जो कि हमें जॉब सेटिंग में आते हैं या वर्क प्लेस पर हमारे जो हैं कस्टमर के साथ रिलेशनशिप में या कॉलीग्स के साथ रिलेशनशिप में आते हैं, या कोई थ्रेटन्ड सिचुएशंस होती हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हमने जॉब हिस्ट्री लिखनी होती है। लेकिन जी अगर जो जॉब नहीं करता तो आप जॉब हिस्ट्री नहीं लिखेंगे, और अगर उसने स्कूलिंग नहीं की हुई तो आप स्कूल हिस्ट्री भी नहीं लिखेंगे। ठीक है जी। अगर उसने जॉब की हुई तो आप उससे नेचर ऑफ जॉब पूछेंगे कि किस तरह की जॉब है, यानी कि वर्किंग आवर्स कितने हैं, आप कितनी टाइम पर जाते हैं, आपको ब्रेक कितने टाइम पर मिलती है, इसके अलावा आपकी वर्किंग कंडीशंस क्या हैं, यानी कि बैठने वाली जॉब है या गुम इधर उधर जाकर काम करने वाली जॉब है, मतलब जेब जॉब नेचर पूछना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप उससे पूछिए रीज़न फॉर द जॉब चेंज। हो सकता है कि उसने किसी जॉब से ट्रांजिशन की हो किसी वजह से, पे की वजह से या एनवायरनमेंट की वजह से, तो उस जगह से खुश ना हो, तो वो भी पूछना ज़रूरी होता है। फिर उसके बाद उसका रिलेशनशिप विद द जूनियर्स, कोलीग एंड बॉसेस, यानी कि उसका किस तरह से रिलेशनशिप है अपनी वर्क सेटिंग में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जी ये सारी लिखने के बाद आपने उसकी हिस्ट्री ऑफ फ्रेंडशिप लेना होता है, यानी कि उसकी दोस्ती किस तरह से है, उस किस तरह से वो दोस्ती रखता है, यानी कि किस हद तक वो दोस्ती रखना चाहता है लोगों के साथ, या फिर सोशल आइसोलेशन करता है, या किस तरह से उसका वो सेटअप है, वो सारा कुछ लिखना है। फिर उसकी बाद उसकी जो भी वो है, इसके बाद आप इसमें सेक्सुअल हिस्ट्री भी ऐड कर सकते हैं कि अगर उसकी कोई सेक्सुअल हिस्ट्री है, उसको जो भी मैचुरेशन हुई इसके अंदर, गर्ल है या बॉय है, तो वो मैचुरेशन कैसे हुई, फिर उस मैचुरेशन में उसके फ्रेंड्स का क्या रोल था,
या उन्होंने उसे बताया था इस सब के बारे में, या उसके पेरेंट्स ने बताया था, तो ये भी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, ये भी लिखनी होती हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई भी मैरिटल या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या मैरिटल सिचुएशन या जो भी रिलेशनशिप है वो भी इसमें मेंशन करना ज़रूरी होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने उसकी पर्सनल हिस्ट्री लेनी है। अब पर्सनल हिस्ट्री में आपने उससे सिर्फ उसकी बात करनी है, यानी कि आप उससे पूछेंगे कि आप क्या करते हैं, आपको क्या पसंद है, आपकी हॉबी क्या है, आपके डिसलाइक्स क्या हैं, कोई चीज़ आपको किस तरह तंग करती है, या इस तरह ये सारा कुछ आपने उसकी पर्सनल बातें पूछनी है, ठीक है। इसको कहा जाता है बेसिकली पर्सनल हिस्ट्री जब हम लेते हैं तो प्रीमोडियल पर्सनैलिटी जो है वो सामने आ जाती है, यानी कि वो आपको बता देता है कि मुझे इससे पहले ये पसंद था, मुझे इससे पहले वो पसंद था, यानी कि वो ऑटोमेटिकली बता देता है कि इस सब से होने से पहले मेरे साथ क्या, मुझे क्या क्या अच्छा लगता था और क्या क्या था, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद ही डिग्री डिग्री ऑफ रिलीजियसिटी, यानी कि उसका कितना ध्यान है रिलीजियस की तरफ, यानी कि वो रिलीजियस कितना है, अपने रिलीजन को कितना टाइम देता है, क्वालिटी देता है वो। उसके बाद ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन क्या है कि प्लेस पर्सन टाइम, यानी कि वो उसे पता है कि वो किस टाइम कितने बजे यहाँ पर आया है और उसका कितना ज़्यादा ओरिएंटेशन है, यानी कि उसकी फोकस और अटेंशन आपने इसमें देखनी होती है। उसके बाद जिसका स्लीप पैटर्न आपने पूछना है कि आपको स्लीप किस तरह से आती है। स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी डीएसएम को खोल के देख लें, किसी भी डिसऑर्डर में स्लीप जो है उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। सो स्लीप इनसोमिया, यानी कि स्लीप ना आना, लैक ऑफ स्लीप जो है वो एक बहुत बड़ा सिम्टम है। उसके बाद नाइटमेयर्स, यानी कि फ्रेटेंड जो ड्रीम्स आते हैं, खौफनाक ख्वाब जाते हैं, वो भी। उसके अलावा स्लीप वॉकिंग, वॉकिंग यानी कि चलते सोते हुए चलते फिरते रहना या फिर बोलते रहना, या इसके अलावा उसकी स्लीप क्वालिटी किस तरह की है, ये सारा भी आपने लिखना होता है। उसके बाद अटेंशन, अटेंशन क्या है कि आपने उसकी मेमोरी चेक करनी होती है, कंसंट्रेशन। मेमोरी किस तरह से आप चेक करेंगे कि आप कोई भी इस तरह का नंबर उसे उसके सामने कहें और वो उसको रिपीट करे, तो अगर वो उसको नंबर को सही से रिपीट कर सकता है तो उसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी अच्छी है, और उसकी अगर नहीं कर सकता तो उसकी मेमोरी और अटेंशन बहुत वीक है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी लिख सकते हैं। उसके बाद ऑब्सेशन कंपल्शन भी बहुत ज़रूरी होता है देखना। ऑब्सेशन कंपल्शन भी जो है बाज़ दफ़ा उनको नहीं पता चलता कि वो ऑब्सेशन कंपल्शन करें, वो आप उनके एक्शन से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है जी। बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो अपने कपड़ों को बार बार झाड़ते रहते हैं या अपने आप को सही करते रहते हैं, तो इसका मतलब कि उनको ऑब्सेशन कंपल्शन की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ठीक है। उसके बाद परसेप्शन, परसेप्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। परसेप्शन का ठीक होना जो है वो मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। परसेप्शन अगर ख़राब हो, यानी इल्यूजन्स होती हैं, वो कहे कि मुझे ये नज़र आता है, वो नज़र आता है, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ भी ना हो, तो ये लिखना ज़रूरी है। हेलोसिनेशन के मुझे आवाज़ें सुनाई देती हैं, मुझे इधर उधर लोग चलते फिरते नज़र आते हैं, या कोई मुझसे बातें करता है, तो ये हेलोसिनेशन है, ठीक है। उसके अलावा जी ऑडिटरी, किसी किस्म की उसे आवाज़ें सुनाई देती हैं, या किसी आवाज़ की वजह से उसको डिस्टर्बेंस होती है, या फिर विजुअल कोई भी चीज़ उसे नज़र आती है, या इस तरह से उसे लगता है कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ लोग जो मर जाते हैं उनको, जो उनके साथ ज़्यादा अटैचमेंट बनी होती है वो उनको नज़र आते हैं, ठीक है। तो इससे उनसे उनके अंदर हॉसलेशन जो होती है ना वो क्रिएट हो जाती है, यानी कि हेलुसिनेशन उनको होने लग जाती है। इसके अलावा सोमैटिक, यानी कि उनको लगता है कि जी मुझे दर्द हो रही है, लेकिन दर्द होती नहीं है, ठीक है। इसके अलावा ऑल्फैक्टरी, यानी कि उनका कोई स्मेल इशू, उनको अजीब सी बू आना या खुशबू आना, इस तरह की चीज़ें भी आपने क्या करनी है, उनसे पूछनी है, ठीक है जी। उसके बाद कंटेंट ऑफ थॉट ऑफ कंटेंट, यानी कि थॉट का क्या कंटेंट है, उनके ख्यालात किस तरह से पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, या फिर उसमें जो है अनयूजुअल हैं, कुछ अजीबो-गरीब से ख्यालात हैं, यानी कि कुछ लोग होते हैं वो अजीबो-गरीब सी बातें करते हैं, ठीक है, वो अपनी बात को समझा नहीं पाता है, या कुछ लोग अपने बारे ही में ही ज़्यादा सिंपैथी शो करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से थॉट ऑफ जो कंटेंट है वो भी आपने देखना होता है। इस कंटेंट में आपने देखना होता है कि सस्पिशियसनेस तो नहीं है, या डिल्यूजन्स, ये इंक्लूडिंग लूजिंग ऑफ एसोसिएशन, इनके वो किसी किस्म के ऐसे ख्यालात में तो मुब्तला नहीं है कि जो कि है ही नहीं, लेकिन उसको लगता है कि ये हैं, ठीक है। तो ये थॉट ऑफ कंटेंट जो है ये भी इंपॉर्टेंट होता है। बेसिकली ये जो दो पोर्शन है, परसेप्शन और थॉट ऑफ कंटेंट, ये शिज़ोफ्रेनिया के क्लाइंट के लिए होते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं उनके लिए, ठीक है। उसके बाद अफेक्ट, अफेक्ट क्या है जी, कि उनके अंदर किसी किस्म का वो हर बात के बाद कोई बात तो नहीं करता, या हर बात के बाद उसका कोई एक्शन तो नहीं होता। जैसे कि कुछ लोग होते हैं बताते बताते रोना शुरू कर देते हैं, या फिर हंसना शुरू कर देते हैं, या फिर बिल्कुल चुप कर जाते हैं, तो ये क्या है, अफेक्ट हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो क्या करते हैं कि बताते हैं कि काश मैं ऐसा ना करता तो ऐसा ना होता, काश मैं मर जाऊं, यानी कि इस तरह की चीज़ अल्फाज हैं या इस तरह की जो चीज़ें वो बहुत मैटर करती हैं। आपने इन सबको भी लिखना होता है कि किस तरह से वो करता है, ठीक है। उसके बाद बिहेवियर, बिहेवियर में आपने देखना है उसके बोलने का अंदाज़ किस तरह से है, यानी उसकी स्पीच किस तरह से है। बहुत मध्यम बोलता है, या बहुत लाउड बोलता है, या बहुत तेज़ बोलता है, या बहुत ही स्लो बोलता है, या पॉजेज़ के साथ, ठीक है। फिर म्यूट, कितनी दफ़ा वो खामोश होता है आपको हिस्ट्री देते वक्त, ठीक है, और कितनी दफ़ा आपको ज़ोर लगाना पड़ता है कि वो बोले,
उसके बाद जी आपने उससे ये भी देखना है कि वो टॉकेटिव तो नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा तो नहीं बोल रहा, मतलब इजाफ़ी बातें तो नहीं कर रहा। इसके अलावा अब्यूसिव यानी कि गालियाँ, गाली गलौज करना, यानी कि हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बात करते-करते गालियाँ देना शुरू कर देते हैं, उनको जिनकी वज़ह से प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो भी आपने चेक करना है। रेस्टलेस का मतलब होता है कि हाथ-पाँव हिलाते रहना, आपने उनके हाथ-पाँव भी देखने होते हैं कि वो अपने हाथ-पाँव किस तरह से हिला रहे हैं, किस तरह से उनकी ओरिएंटेशन है बैठने की, वो सारा कुछ देखना होता है। फिर इसके अलावा आपने देखना होता है कि असॉल्टेडनेस, डिटेक्टिव डिस्ट्रक्टिव, एक्साइटेड और मोटर रिटार्डेशन। मोटर रिटार्डेशन का मतलब ये होता है कि जी कोई जगह अपना कोई भी पाँव या हाथ कहीं रखा है तो उसको उठा नहीं रहे, काफ़ी देर तक उन्होंने रखा है वहीं रखा हुआ है, ठीक है, तो ये भी क्या है कि मोटर रिटार्डेशन में आता है, तो ये सारा कुछ आपने देखना होता है, ठीक है। इसके अलावा ये सारे मतलब ज़्यादा एक्साइटेड बिहेव तो नहीं कर रहे इस तरह से। उसके बाद जी ये है कि मैनराइजिंग एंड पोस्चरिंग, यानी कि आपने उसके जेस्चर्स नोट करने होते हैं। उसके बाद उसकी प्रिजर्टिव एंड डिफेंसिव मूवमेंट्स, यानी कि उसको किस तरह से अपने आप को डिफेंस करता है, या अपने आप के जेस्चर्स जो हैं वो किस तरह से, हो सकता है कि वो किसी अजीबो-गरीब किस्म के जेस्चर आपके सामने शो करे, तो वो भी आपने नोट डाउन करने होते हैं, ठीक है। उसके बाद जी साइकोसेक्सुअल में क्या है कि उसको जेंडर अपना आइडेंटिफाई कब हुआ था, यानी कि उसके जेंडर आइडेंटिफिकेशन में क्या-क्या उसको प्रॉब्लम आई थी, या उसने ठीक फ़ील किया था या शायद फ़ील किया था, वो सारा कुछ। इसके अलावा जी साइकोसेक्सुअल डिसफंक्शनिंग भी, कि उसे अपनी जेंडर के साथ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या इस तरह की कोई डिसफंक्शनिंग तो नहीं है, ये सारा कुछ भी, ठीक है जी। उसके बाद है जी साइकोसोमेटिक। साइकोसोमेटिक मतलब कि ऐसी चीज़ें जो कि साइकोलॉजी से रिलेटेड हैं, यानी कि लेकिन वो फिजिकल सिम्टम दे रही होती हैं, ठीक है जी। अब जैसे कि ओबेसिटी है, ओवर ईटिंग की वजह से भी हो सकती है, लैक ऑफ स्लीप की वजह से भी हो सकती है, या फिर आपकी जो है क्या है कि खाना छोड़ देने की वजह से भी हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा हेडेक, बहुत से लोग आपके पास आके कहेंगे कि मेरे सर का दर्द नहीं जाता, मुझे सर में बहुत दर्द होता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट साइकोसोमेटिक सिम्टम है लिखने वाला, ठीक है। उसके बाद है पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, यानी कि पीरियड जो है वो ज़्यादा पेनफुल होना। इसके अलावा है स्किन डिसऑर्डर, किसी भी किस्म का स्किन डिसऑर्डर तो नहीं है, यानी कि आप उसकी स्किन से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कुछ लोग होते हैं उनको जो है फेस के ऊपर स्क्रैच करने का, या अपने कोई भी जो उनके स्क्रैचेस स्कार्स होते हैं उनको स्क्रैच करने की आदत होती है, तो आप उससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी स्किन को कोई डिसऑर्डर तो नहीं है, इसके स्किन के साथ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। इसके अलावा अस्थमा, अल्सर, नोज़िया एंड वॉमिटिंग। नोज़िया एंड वॉमिटिंग जो है वो आप अक्सर नोट करेंगे कि एंजाइटी वाले पेशेंट्स जो हैं वो इस चीज़ की कंप्लेन करते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि उल्टी आ रही है, या मुझे ऐसा लगता है कि मेरा दिल बंद हो रहा है, मुझे वॉमिटिंग सी नोज़िया सा फील होता है, ठीक है। इसके अलावा जी अस्थमा सांस बंद होने वाली कैफियत को कहते हैं, यानी कि ऐसा लगता है कि सांस जो है वो जकड़ा जा रहा है, बंद हो रहा है, ठीक है। उसके बाद जी एडिक्शन, किसी भी किस्म की एडिक्शन तो नहीं है, यानी कि अगर कोई स्लीपिंग पिल्स ले रहा है तो वो लेता ही नहीं जा रहा, या फिर किसी किस्म की दवाई जो उसे बिल्कुल सुकून देती है या पुरसकून करती है, तो वो उसके बारे में तो नहीं आपको बताएगा, कि बताएगा तो नहीं वैसे इतनी जल्दी, आपको खुद ही डिस्कवर करना पड़ता है, ठीक है। एक बात याद रखें कि हिस्ट्री जो होती है वो एट द फर्स्ट सेशन आप कभी भी कंप्लीट नहीं कर सकते, ठीक है। आपको उससे 3 से 4 दफ़ा मिलना पड़ता है, फिर वो आपको पूरी हिस्ट्री और पूरी बातें जो हैं वो सामने आती हैं। केस रिपोर्ट जो होती है वो जब आप डायग्नोसिस कर लेते हैं या आप बिल्कुल उसकी तरफ जाने लगते हैं तब आप लिखते हैं, ठीक है। उससे पहले नहीं लिखते। ये नहीं कि ये साथ-साथ आपने लिख ली तो उसका मतलब आपकी केस रिपोर्ट बनती जा रही है, नहीं, ऐसा नहीं है। आपने साथ-साथ ही इसको क्या करना होता है, फिल अप करते रहना चाहिए, ठीक है, और अपडेट करते रहना चाहिए। अब एडिक्शन की बात कर रहे थे। एडिक्शन में जो है एडिक्शन बहुत सी हो सकती है। एडिक्शन किसी भी सब्सटेंस की हो सकती है या किसी पर्सन की हो सकती है। आपने उस एडिक्शन को भी मेंशन करना होता है, ठीक है जी। उसके बाद चलते हैं अपने लास्ट उसकी तरफ। अब इसमें आपने फैमिली से साइकोपैथोलॉजी लिखनी होती है, यानी कि फैमिली में कोई ऐसा बंदा तो नहीं है कि जिसको कोई साइकाट्रिक इशू है और उस इशू की वजह से इस क्लाइंट को भी हो रहा है, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने नोट डाउन करना होता है, ठीक है। उसके बाद आपने उसके पर्सनल ट्रेट्स देखने होते हैं। पर्सनल ट्रेट्स में आपने देखना होता है कि उसको क्या-क्या चीज़ें पसंद हैं, यानी कि उसकी किस तरह से क्या-क्या क्वालिटीज़ हैं। जैसे कि अगर उसमें पर्सनल ट्रेट्स जो है से उसमें पैरानॉइड बिहेवियर तो नहीं है, यानी कि वो अपने आप को ये तो नहीं समझता कि भई कोई मेरी मारने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? या एंटी सोशल बिहेवियर या बॉर्डर लाइन, इसके अलावा ये सारे जो बिहेवियर्स लिखे हुए हैं इसमें कोई ऐसा पर्सनैलिटी ट्रेट तो नहीं है, ठीक है? ये भी इम्पॉर्टेंट होता है। कुछ लोग होते हैं जो एग्रेशन के पेशेंट होते हैं, एग्रेशन होता है उनको बहुत ज़्यादा, ये कुछ होते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स होते हैं उनको, ठीक है? लेकिन उनको नहीं पता होता, एंटी सोशल होते हैं, कुछ बॉर्डर लाइन सिम्पटम्स पे होते हैं, तो ये सारे लिखने होते हैं, ठीक है जी? उसके बाद इंटरव्यू बिहेवियर जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपने अब क्यों यहाँ पे नोट करना है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट असेसमेंट में पुट करना होता है हमने, ठीक है। इंटरव्यू बिहेवियर में आपने देखना होता है कि उसकी ओपननेस देखें,
कि वो क्वेश्चन को किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है? वो क्वेश्चन का आंसर सिर्फ येस या नो में देता है या डिटेल में देता है, ठीक है? तो ये उसकी ओपननेस होगी। अगर वो डिटेल में देगा, इसका मतलब वो ओपनली आपसे बात करना चाहता है। लेकिन अगर वो सिर्फ ये कहे कि येस या नो, इसका मतलब वो आपको ज़्यादा बताना नहीं चाह रहा, ठीक है? उसके बाद आपने सिक्रेटिव, यानी कि वो आपको, हो सकता है वो आपको इस तरह से बिहेव करे कि आप मेरी बात किसी को बताएंगे तो नहीं, आप मुझसे प्रॉमिस करें तो इस तरह से मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ। कुछ ऐसी बातें जो वो किसी को नहीं बताता, वो आपको बता दे, ठीक है? उसके अलावा जी इनोशियस, यानी कि वो बात करते करते घबरा तो नहीं जाता, या ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ तो बोलना नहीं चाहता। मतलब कि उसके जो एक्शन होंगे ना, वो आपको बता देंगे कि वो इनोशियस हो रहा है, यानी कि वो घबराहट का शिकार हो रहा है। उसके बाद रिलैक्स्ड, यानी कि वो कितनी रिलैक्स सिचुएशन में बात करता है। विड्रॉ, वो यानी कि विड्रॉ का मतलब होता है चलें छोड़ें इस बात को, हम आगे चलते हैं, मतलब कि वो खुद आपसे जान छुड़ाने की बात करे, ठीक है? कोऑपरेटिव, यानी कि आप उससे जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं या जो भी आप उससे बात पूछते हैं, वो कितना ज़्यादा उस चीज़ को रिस्पॉन्स करेगा, या किस तरह से वो आपके साथ कोऑपरेट कर रहा है किसी भी किस्म की एक्टिविटी में, या किस तरह से, ठीक है? इसके अलावा अग्रेसिव, यानी कि उसको कौन-कौन सी बात पर गुस्सा आया और कितनी दफ़ा आया, फिर उसके बाद कंप्लेंट, उसको क्या-क्या शिकायतें हैं अपनी ज़िंदगी से, ये सारा कुछ जो है वो इम्पोर्टेंट होता है लिखना। उसके बाद जी स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ भी बहुत इम्पोर्टेंट है। स्ट्रेंथ में आपने देखना होता है कि उसको पता है कि नहीं, कि उसको कोई बीमारी है, उसको कोई डिसऑर्डर है या नहीं। जैसे कि अगर वो कहे कि जी मुझे ऐसे लगता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरे दिमाग, मुझे कोई दिमागी मसला है या मुझे कोई नफ्सियाती मसला है। बाज़ लोग जो हैं वो इस चीज़ को क्या करते हैं, उस चीज़ पर आते ही नहीं हैं कि उनको कोई साइकियाट्रिक मसला है या उनको कोई साइकोलॉजिकल इशू है, वो नहीं मानते, ठीक है? उसके बाद जी मोटिवेशन, यानी कि वो कितना ज़्यादा मोटिवेटेड है अपने काम को लेकर। इसके अलावा इंटेलेक्चुअल लेवल आपने देखना होता है कि मतलब उसका पढ़ा लिखा जो वो अंदाज़ है वो किस तरह से है। फिर उसके बाद क्या है कि मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस, यानी कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जो उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और वो उन सर्कमस्टांसेस से निकलना चाहता है। इसके अलावा उसके टैलेंट्स और रिसोर्सेज, यानी कि वो कितना ज़्यादा कॉपरेट कर सकता है, कितना ज़्यादा आगे इस थेरेपी को लेकर चल सकता है, ठीक है जी? ये सारा करने के बाद आपने क्या करना होता है कि आपको एक माइंडसेट बन जाता है, आपको जो सारे वो सिम्पटम्स मिलते हैं, उससे आपको एक अच्छा खासा आइडिया हो जाता है कि जी इस बंदे को ये प्रॉब्लम है, ठीक है? एज़ अ साइकोलॉजिस्ट आपको पता चल जाता है कि इसको ये प्रॉब्लम है, लेकिन आप कन्फ्यूज़ होते हैं। हो सकता है कि आप उस लिखते हैं डिप्रेशन और उसको एंग्जायटी हो सकता है आप लिखें डिप्रेशन, मीनिया, या फिर उसको मूड डिसऑर्डर हो। तो ये जो सारी चीज़ें जो इंटर रिलेटेड हैं, तो इसमें टेंटेटिव डायग्नोसिस में आपने 3 से 4 ऑप्शन लिखने होते हैं जो कि आपको लग रहे होते हैं, ठीक है? उसके बाद जी हम नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगी कि इसके बाद हमने क्या करना होता है। अब ये सारी थी केस हिस्ट्री में ये सारा कुछ लिखना होता है, और याद रखें कि केस हिस्ट्री कभी भी एक सेशन में नहीं ली जा सकती, एक सेशन में कंप्लीट नहीं की जा सकती। एक सेशन का जो ड्यूरेशन है वो सिर्फ 45 मिनट है। 45 मिनट से ज़्यादा आप किसी भी क्लाइंट के साथ डील ना करें, ये बहुत अच्छा है। अगर आप उसके साथ 45 मिनट से ज़्यादा डील करेंगे, या उसको टाइम से पहले बुला लें या टाइम के बाद बुला लें, तो ये आपके जो है प्रोफेशन पर अफेक्ट करेगा। और दूसरा ये कि आपकी जो रेपुटेशन है उस पर भी अफेक्ट करेगा। और दूसरा इंट्रांसफेरेंस होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है, यानी कि आपके और क्लाइंट के दरमियान जो एक बॉन्डिंग बन जाना क्लाइंट खुद से बना लेता है, वो बनने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। सो इस चीज़ को इग्नोर करें, ठीक है? 45 मिनट से ज़्यादा किसी भी सेशन को ना लेके जाएं। दूसरा ये ऑन टाइम सेशन लें, और जो भी आपने बात कमिटमेंट की है उसके साथ उस कमिटमेंट को पूरी करें, ठीक है? तो ये चीज़ें जो होती हैं वो रेपुटेशन बिल्ड करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। तीसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि हिस्ट्री लेते वक्त आपने उसको बार-बार जो है उसके नाम से बुलाना है, ठीक है? क्लाइंट के नाम से उसको बुलाएँ, और दूसरा उसको बार-बार इस चीज़ का एहसास दिलाएँ कि आप उसकी जो भी बात सुन रहे हैं, वो आप सिर्फ़ अपने तक रखेंगे, आप किसी को भी नहीं बताएँगे, ठीक है? जब तक आप उसका जो है वो कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं करते, वो आपको नहीं बताता जल्दी, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इम्पॉर्टेंट होती हैं। बाकी ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।